नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम जैसे कि देख रहे हैं बांग्लादेश की स्थिति, जहां पे खास तौर पे वहां पे छात्राएं हैं, तो छात्रा का कहना है कि हमें ये जो 1971 में जो रिजर्वेशन दिया जाता था वो रिजर्वेशन अब खत्म करना चाहिए, और उस वजह से लेके वहां पे दंगे फसाद भी हो रहे। करीब 150 से ज्यादा लोगों की जान गई, और इसी के बारे में फिर वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी चुकादा दिया है। तो क्या ये मसला है, क्या मामला है? 1971 की जो घटना क्या थी कि जिस वजह से ये अनामत अब तक वहाँ पे चल रहा था, और अभी जो वहाँ पे माहौल है उससे लेके भारत के साथ किस प्रकार के संबंध होंगे? ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उनका भी इसी बात पे पिछले हफ्ते बयान आया था। तो यही सब बात है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए विदेशी बाबतों के जाने माने जानकार वीरेंद्र पंडित जी। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। जैसे कि प्रस्तावना में हमने दर्शकों को बताया कि वी आर टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश क्राइसिस। अभी जिस प्रकार से रिजर्वेशन के लेके मुद्दा है, न सिर्फ ढाका बल्कि पूरा बांग्लादेश हम जैसे कह सकते हैं कि वो सुलग रहा है। अभी जो ये मुद्दा खड़ा हुआ अनामत का, तो उसका मूल क्या है, शुरुआत कब से हुई और ये मामला क्या है? सबसे पहले तो ये हम दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा मैं। आप देखिए कि 1972 में जी, जब भारत की आज़ादी के 25 साल हुए, जहाँ तक मुझे याद है, उसके बाद से भारत में स्वतंत्रता सेनानियों को भी एक आरक्षण दिया गया था, छोटा सा, उनके पुत्रों को, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को। और इसी लाइन पर आगे जाके बांग्लादेश में वहाँ की गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि 1971 में जिन लोगों ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए, मुक्ति वाहिनी के लोगों ने जो अपने प्राण गंवाए थे, पाकिस्तान के अत्याचार सहे थे, उन लोगों के बच्चों को या उनके पुत्र पौत्रों को परिवार में रिजर्वेशन दिया जाए। वहाँ तक तो ठीक था, अभी तक तो ये चला है। लेकिन जैसे भारत में हुआ, अनफॉर्चुनेटली वैसे ही वहाँ पर भी हुआ कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, जब ये वहाँ पर लागू हो गया, जैसे हमारे यहाँ पर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है कि एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, वो क्रीमी लेयर हो या ना हो, उनको रिजर्वेशन मिलता ही है जी। इसके विरोध में वहाँ के छात्रों ने पिछले कुछ वर्षों में काफी आंदोलन किया है। वो नहीं, तो उसके कोर्ट के भी आदेश आए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको ओके कर दिया, गवर्नमेंट ने भी इसको लॉ बना दिया, और छात्रों की कोई सुनी नहीं गई। जैसे हमारे यहाँ पर भी आप देखिए कि एंटी रिजर्वेशन आंदोलन हुआ था, उसी तरह से एंटी रिजर्वेशन आंदोलन वहां पर हो रहा है। हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से नहीं हुआ था, वो कास्ट बेस्ड हुआ था जी जी जी। वहां पर स्वतंत्रता सेनानियों को जो रिजर्वेशन दिया गया है उसके खिलाफ हो रहा है। तो हर देश में जहाँ पर सरकारी नौकरियां कम होती जा रही है, उसमें भी इतने लोगों को रिजर्वेशन दिया जाना, ये वहाँ के छात्रों को पसंद नहीं आया। उन्होंने काफी आंदोलन किए, कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, वो बार बार आंदोलन करते हैं, और किसी न किसी कारण से वो आंदोलन अभी भी स्थगित हो गया है। जैसे 150 लोगों की जान गई है, अभी फिर स्थगित हो गया है। अभी वहाँ के लोग फिर से विद्यार्थी फिर से कर रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे। तो ये एक दुष्चक्र बन गया है जी जी जी। कि वो आंदोलन करते हैं, कुछ लोगों की जान जाती है, नए कानून बनते हैं, फिर वो समझते रहता है, फिर वो वही का इशू वही का वही रहता है वो। क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है कि जो मुक्ति वाहिनी के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बांग्लादेश के 1971 में थे, जिन्होंने बहुत अच्छा, बहुत त्याग किए उन्होंने, और देश को आजाद कराया। सर, एक बात आपसे ये जानना चाहूंगा कि हम जैसे कि बात करें 1971 की, मतलब अभी करीब देखा जाए तो 50 साल से ऊपर का समय हो गया। अभी जो नई पीढ़ी है, जो मतलब अपने जो यंगस्टर हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल, तो शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो जो बांग्लादेश अभी है, जो एक टाइम पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था। हाँ, ईस्ट पाकिस्तान था। तो वो पाकिस्तान के जो दो पार्ट थे, इंडिया के लेफ्ट और राइट दोनों साइड थे। राइट की अगर बात करें तो जैसे अभी पाकिस्तान है जहाँ पे उर्दू बोली जाती है, और अगर हम पूर्वी पाकिस्तान की बात करें तो पीपल आर मुस्लिम्स पर दे आर स्पीकिंग बंगाली, कल्चर इज बंगाली। और उसी में अगर देखा जाए तो 1905
बंगाल के दो जो भाग पड़े थे, बांग्लादेश, हाँ ठीक ना। तो उस प्रकार से अभी देखा जाए तो पश्चिम बंगाल था, जो बंगाल था उसमें से जो पश्चिम बंगाल है वो आज भी इंडिया में पश्चिम बंगाल है, और जो पूर्वी बंगाल था वो बांग्लादेश बना। बांग्लादेश, बिल्कुल ये सही। हिस्ट्री के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताया कि क्या था, ऐसा क्या हुआ था कि जिससे लाखों शरणार्थी आ गए थे भारत में, इंदिरा जी को इसके लिए कुछ कदम उठाने पड़े थे और फिर बांग्लादेश की रचना हुई। मुक्ति वाहिनी क्या है, थोड़ा डिटेल में समझाए। देखिए 1857 से 1905 तक बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य था, मतलब जिसमें आज का असम भी आता है, नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्य भी आते हैं। तो ये उस समय अंग्रेजों की, मतलब ब्रिटिश राज की राजधानी नई दिल्ली नहीं थी, कलकत्ता थी। हाँ, उस टाइम राजधानी कलकत्ता थी। तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन के लोग उसमें थे। तो उन्होंने 1905 में बंगाल के 2 हिस्से कर दिए, उसको बोलते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल जी। उसके खिलाफ आंदोलन हुआ, क्योंकि बंगालियों को लगा कि हमारी कल्चर को खत्म करना चाहते हैं ये हमारे, भले ही वो हिंदू थे या मुस्लिम थे, लेकिन हाँ। उनकी कल्चर तो एक ही थी। हाँ बिल्कुल। काफी आंदोलन हुआ उसका, और वो बंगाल का उनका पार्टीशन खत्म करना पड़ा। और धीरे धीरे 1947 की तरफ जब भारत बढ़ा, तो हमने देखा कि जिस हिस्से को, आपने सही कहा, जिस हिस्से को काटकर पूर्वी बंगाल बनाया गया था, वही हिस्सा जो मुस्लिम मेजोरिटी का हो गया था, वहां पर उन्होंने, अब बांग्लादेश जिसको हम जानते हैं वो है। और जो हिस्सा हिंदू मेजोरिटी का था, ये मतलब हिंदू या क्रिश्चियन थे, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और वेस्ट बंगाल जिसको हम कहते हैं वो है। ये करीब 100 साल से चल रहा है ये 100 साल से अधिक हो गए। और ये समस्या एथनिक मेजोरिटी, एथनिक माइनॉरिटी, रिलीजन, आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी, मणिपुर की जैसी समस्या है। मणिपुर की समस्या ज़्यादा लोग शायद जानते नहीं है, वहाँ पे क्रिश्चियन मेजोरिटी के खिलाफ है ये। अच्छा। आंदोलन चल हुआ है वहाँ पे, जो करीब 1-2 साल से, हाँ 2 साल से जो चल रहा है, कि वहाँ पे क्रिश्चियन लोग, पॉपुलेशन अचानक बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में। और वो क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज्यादातर लोग वो हैं जो म्यांमार से माइग्रेट करके यहाँ पर है, वो क्रिश्चियन बन गए। तो लोकल लोग जो है कुकी कहते हैं, वो लोग वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं कि दोनों के ग्रुप, हाँ वो है। तो ये रिलीजियस मेजोरिटी और एथनिक मेजोरिटी की समस्या पूरे ईस्टर्न इंडिया में है। अच्छा। और ये आपने जो बताया कि बांग्ला भाषी जो ईस्ट पाकिस्तान था, तो इसकी समस्या जब शुरू हुई 1951 में, जब वहां पर पाकिस्तान में पहला सेंसस शुरू हुआ, तो बांग्लादेश, जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, उसको इस समय ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, पूर्वी पाकिस्तान। तो वहां के लोगों ने अपनी मदर टंग उर्दू में लिखवाई, उन्होंने बांग्ला लिखवाई। वहां से ढाका और वर्सेस इस्लामाबाद, उस समय इस्लामाबाद नहीं था, रावलपिंडी था। तो ये दो संघर्ष वहां से शुरू हुआ 1951 से, वो 20 साल तक चलता रहा। और 1971 में वही हिस्सा पाकिस्तान का अलग हो गया, जिसको हम आज बांग्लादेश कहते हैं। अच्छा सर, एक बात ये भी थी कि जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं, तो जब इलेक्शन आए थे, तो जिसमें ज्यादा जो सीट्स थी वो पूर्वी पाकिस्तान में आई, अवामी लीग को। हाँ, और जो मतलब पाकिस्तान की ओर से वो मंजूरी नहीं मिल रही। बिल्कुल सही। और वही एक शुरुआत हुई थी, वहीं से उनके स्वतंत्रता की शुरुआत हुई थी, जिसको बांग्लादेश कहते हैं। अवामी लीग के जो नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, जो हसीना अभी प्राइम मिनिस्टर है, उनके पिता थे। जी जी जी। हसीना जी उस समय दिल्ली में पढ़ रही थी। अच्छा। हाँ। अच्छा, वो दिल्ली में पढ़ती थी। शी इज इंडियन स्टूडेंट। She was not Indian, she was Pakistani student, but studying in India. ओके। तो उस समय वो आंदोलन हुआ, तो शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को मेजोरिटी सीट्स मिल गई। पूरे पाकिस्तान का एक ही इलेक्शन होता है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का, उसमें। लेकिन वहाँ की आर्मी ने, जो पंजाबी डोमिनेटेड सब लोग जानते हैं, उन्होंने एक बांग्ला आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाने से इनकार कर दिया था। हाँ। यहीं से शुरुआत हुई बांग्लादेश के निर्माण के आंदोलन की। और ये 69 में, शायद 67-68 में शुरू हुआ था, और ये 71 में जब पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान के लाखों लोग भारत में आ गए, शरणार्थी आ गए, तो मुक्ति वाहिनी ने वहां पर जो आंदोलन किया, अपने देश को आज़ाद कराया, काफ़ी लोगों की जान गई उसमें, और पाकिस्तान की सेना ने बहुत अत्याचार किए, सब जानते हैं, ये इतिहास की बातें हैं। और मुक्ति वाहिनी के जो योद्धा थे, जो
सर ये मुक्ति वाहिनी मतलब ये जो सिविल वॉर हुआ वहां पे, तो वहीं के जो बंगाली जिसमें बंगाली अत्याचार हो रहे थे, हाँ, फिर उन्होंने एक डिमांड की कि वी आर लुकिंग फॉर आवर सेपरेट बिल्कुल कंट्री। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। जैसे आप देखिए कि अभी अभी आप देखिए वर्तमान में जी जी जी। पख्तूनिस्तान में और बलूचिस्तान में यही मांग हो रही है कि हम लोग पाकिस्तान के नहीं हैं। नहीं रहना चाहते, बिल्कुल वही अलग होना चाहते। वही चीज 71 में हुई थी। अच्छा। और क्योंकि आप देखिए कि डिस्टेंस ज्यादा है, जी 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 जी। वेस्ट पाकिस्तान फिर भारत और ईस्ट पाकिस्तान, तो ईस्ट पाकिस्तान तक पाकिस्तान की उतनी सेना नहीं पहुंच पाई। नहीं पहुंच पाए, और अगर जी। जाना भी है तो वो समुद्री रास्ते से समुद्र रास्ते से जाना पड़ेगा, होके फिर तो जाएंगे। उनके लिए लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम थी। हाँ। इसलिए वो सेना वहां तक उतनी नहीं पहुंच पाई, उतनी तेज नहीं पहुंच पाई जितनी अभी बलूचिस्तान में या पख्तूनिस्तान में पहुंच रही है। वो तो मतलब एक Naturally, ही देश में है सर, एक ही देश में। कनेक्टेड है। तो इसलिए पाकिस्तान धीरे धीरे वहां पर कमजोर होता गया, मतलब पाकिस्तानी सेना हाँ, बांग्लादेश में, पूर्वी बांग्ला- पाकिस्तान। हाँ पूर्वी पाकिस्तान में। अच्छा। और उन्होंने इस तरह से अपने देश को आजाद कराया। वो जो मुक्ति वाहिनी के लोग हैं, उन लोगों के जो बच्चे थे, उन लोगों को वहां की सरकार ने आरक्षण दिया नौकरियों में। वही इशू अब तक चल रहा है पिछले 25 साल 30 साल से। अच्छा मतलब अच्छा उस समय मतलब ये जो मुक्ति वाहिनी है, मतलब लाखों ऐसे होंगे हाँ, जो- लाखों जिन्होंने लोग हैं। फाइट किया, हाँ, वो सब अभी माने जाते हैं। हाँ उन्हीं के वहाँ के बच्चे, उन्हीं के बच्चे सैनिक माने जाते हैं। उनका सैनिक माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी बोलते थे, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। वैसे वहां पर मुक्ति वाहिनी के मुक्ति लोगों वाहिनी को के स्वतंत्रता सेनानी और बोलते थे। उनके बच्चे या उनके बच्चों के उनके बच्चों के बच्चे। हाँ। तो ये जो स्टूडेंट अभी आंदोलन विद्यार्थियों का आंदोलन चल रहा है, जी जी जी। उसका उनका ये कहना है, मतलब अच्छा करीब 30% जितना। हाँ 30% रिजर्वेशन। रिजर्वेशन था। उनका ये कहना है कि आपने एक जनरेशन को दे दिया, 2 जनरेशन को दे दिया, आप कंटिन्यूअस एक के बाद एक जनरेशन को देते जा रहे हैं रिजर्वेशन, तो फिर दूसरे किसी को तो बारी नहीं बाकी है। हम लोगों का मौका ही नहीं लगेगा कभी। सही बात है। ये आंदोलन के कारण है। हाँ हाँ हाँ। और कुछ गलती शायद शेख हसीना की सरकार से भी हुई है। हाँ हाँ। उन्होंने स्टूडेंट्स के इस आंदोलन को एक तरह से देश विरोधी घोषित कर दिया। कैसे? उन्होंने उनको रजाकार बोल दिया। अच्छा। रजाकार, आपको ध्यान होगा कि रजाकार वो लोग थे जो भारत में हैदराबाद में निजाम के समय भारत सरकार के समय में हाँ। सरदार पटेल जब पुलिस एक्शन किया था तो उसके खिलाफ लड़े थे वो। जी जी जी। वो भारत के साथ में हैदराबाद का विलय नहीं चाहते थे। हाँ हाँ। वही रजाकार, मतलब एक तरह से आप देशद्रोही के, वहां की सरकार उनको देशद्रोही मानती है। ये मुक्ति वाहिनी का जिन लोगों ने विरोध किया था हाँ हाँ हाँ। बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान में, उन लोगों के इसमें है, उसमें जमात इस्लामी भी है, दूसरे भी इस्लामिक पार्टियां हैं जो विद्यार्थियों का साथ दे रही है। अच्छा। तो शेख हसीना की गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये रजाकार जो लोग थे भारत में, भारत की तरह ढाका में, हाँ। उन लोगों के साथ में अब स्टूडेंट हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि हमने अपने मुल्क को आजाद करवाया। जी 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 जी। ये वहाँ की मूल समस्या है। ओके, बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया, एक बात ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, उसके बाद मतलब सरकार को एक ये एहसास भी हुआ था और उसने एक दिन पूरा जो शोक मनाया, एक वो बात जाननी है आपसे। और एक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब उसके रिगार्डिंग एक बात कही है, तो उसके बारे में थोड़ा। देखिए, कानून अगर बना के सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनली उसको कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई चारा नहीं है कि उसको संसद में जाए, कॉन्स्टिट्यूशनली दोबारा पास आए और फिर वो कर हाँ, सकते हैं, तब तक। वो जैसे भारत में है, बिल्कुल। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट भी जैसे उदाहरण के लिए कई बार अपने अलग अलग राज्य रिजर्वेशन देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो एक आदेश है कि भाई 50% से ज्यादा नहीं दे सकते। हाँ, कभी बिहार का हुआ, जैसे महाराष्ट्र का हुआ। हाँ, हाँ, हाँ। तो वैसे उसी तरह से वहां के सुप्रीम कोर्ट ने, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने भी यही उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कानून ही वहां पर ये है। बिल्कुल। समस्या ये है, कोर्ट का तो काम ही है जो कानून है उसको फॉलो कराए। छात्रों की ये समस्या है कि वो कहते हैं कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है, ना सरकार सुनती है ना सुप्रीम कोर्ट सुनती है। जी जी जी। ये एक आंदोलन का बड़ी समस्या है वहां पर। सर, पिछले सप्ताह की जब हम बात करें, ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट था जिसमें था कि पड़ोसी देश में जो लोग फंसे हैं वो चाहे तो पश्चिम बंगाल में आश्रय लेने आ सकते हैं और हमारे दरवाजे खुले हैं। तो एक ये बात, दूसरा इसी बात पर फिर बांग्लादेश की ओर से रिएक्शन आया कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, उसमें ममता जी दखल ना दे। और तीसरी बात ये है कि क्या ये मुमकिन है, क्योंकि इज इट राइट ऑफ स्टेट टू डिसाइड और सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने जो आखिरी बात कही उसको मैं पहला कहता हूँ कि पहली बात तो ये कि वहां पर BSF तैनात है जी, आर्मी तैयार है वहां पर, तो वो लोग किसी को भी
कोई बांग्लादेश के घुसपैठियों को बड़ी संख्या, इक्का दुक्का तो आते हैं, हाँ, लेकिन बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट करके आए, ये संभव नहीं है। हाँ, जो ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली बांग्लादेश के मुस्लिम्स के लिए नहीं है। अच्छा, वो जो ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में जो मुस्लिम्स हैं ओके, उनको खुश करने के लिए है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, उनको मालूम है कि ये लोग माइग्रेट नहीं कर सकते, तो बांग्लादेश सरकार ने क्लियर कर दिया है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है। वो इसका मतलब है कि बांग्लादेश सरकार उनको बाहर नहीं जाने देगी, बिल्कुल, क्योंकि वो बाहर भाग के आएंगे और फिर जैसे पाकिस्तान में यहाँ से जम्मू कश्मीर से लोग भाग के गए, वहां से फिर आतंकवाद करते हैं। ये वहां से सरकार को यही शंका है, हसीना सरकार को, हाँ हाँ, कि अगर ये लोग भाग के गए, जी। कलकत्ता चले गए या बंगाल में चले गए, तो वहां से ये आतंकवादी हमले हम पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसलिए वहां की सरकार ने कहा है। तो वो तो नहीं होगा। ममता बनर्जी का केवल उनका ये है कि हम अपने मुस्लिम जो सपोर्टर्स हैं उनको किस तरह से खुश रखें, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं मुझे लगता है। पॉलिटिकल, हाँ, पॉलिटिकल है वो, कह सकते वो हैं, पॉलिटिकल ही है, वो कुछ नहीं है उसमें। ठीक है। और एक आखिरी सवाल जो आपसे जानना चाहूंगा, जैसे भारत के और खास करके गुजरात के करीब 100 छात्र ऐसे थे जो वहाँ पे एमबीबीएस पढ़ाई करने गए थे। मतलब काफी लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि एजुकेशन के लिए बांग्लादेश भी जाते हैं लोग, और जैसे ये माहौल हुआ तो फिर इमीडिएटली वो सब अभी फिलहाल वापस आ गए हैं। तो उस पे मतलब जो यहाँ से एजुकेशन करने वहाँ पे जाते हैं तो उस पे क्या असर पड़ेगा, और कुछ दिनों बाद ये मामला शांत हो जाएगा, क्या लगता है? मुझे भी लगता है कि जैसे भारत के विद्यार्थियों के खिलाफ वहां पर कोई ऐसा माहौल नहीं है, जहाँ तक मुझे मालूम है। और आपको ध्यान होगा कि पिछले हफ्ते, और यहाँ से भी जो गए हैं वो ज्यादातर इंडियन मुस्लिम्स ही हैं वो। और विदेश मंत्रालय ने कहा था कि करीब 4,000 विद्यार्थी भारत के वहां पर हैं बांग्लादेश में, उनमें से 1,000 पिछले हफ्ते तक आ गए थे। बिल्कुल, जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहां से वो लोग निकल के आ गए थे, और वहां की सरकार ने भी उनको सुरक्षा दी थी, और वो धीरे धीरे करके आ गए जो आना चाहते थे। गुजरात का जहाँ तक आपने कहा है कि 100 लोग हैं, वो मुझे लगता है कि कुछ दिनों में ये आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, और इनके कॉलेजेस, अभी तो कॉलेज बंद है वहाँ पे, सब स्कूल कॉलेज बंद है, जैसे जैसे कॉलेज खुलते जाएंगे, क्यों वहाँ पर युद्ध नहीं हो रहा है जैसे यूक्रेन में हो रहा है, वो स्थिति नहीं है, वो लोकल प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। तो धीरे धीरे वहाँ पर जैसे जैसे स्थिति सामान्य होगी, तो गुजरात के या भारत के दूसरे इलाकों के जो विद्यार्थी वहाँ गए हैं, करीब 4,000 जैसे बताया था सरकार ने, वो वापस लौट जाएंगे। और विद्यार्थियों का क्या है कि विद्यार्थी जाते हैं 2, 3, 4 साल के लिए, जी बिल्कुल, है ना, तो उनके लिए 4 साल। लेकिन यूक्रेन में जो जाते हैं तो वो बहुत सारे लोग, भारत के लोग बिजनेस के लिए गए थे, वो वहीं सेटल हो गए थे। एक को तो मैं भी जानता हूँ, अच्छा, जो यूक्रेन में जाके बिजनेस कर रहा था। एक और परिवार को जानता हूँ जो यूक्रेन की लड़की अपने गुजरात के एक परिवार में बहू बन के आई है, शादी की है। अच्छा, क्या बात है। तो ये मेरी जानकारी है। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश वाली, भारत के जो विद्यार्थी बांग्लादेश में पढ़ते हैं, उनकी समस्या कुछ हफ्तों में सॉल्व हो जाएगी, सॉल्व हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से हमने बांग्लादेश में अभी जो करंट टॉपिक है, जहाँ पे जो अनामत के लिए जो मुद्दा चल रहा है, विद्यार्थी और छात्र जो है उनकी एक मांग है कि अब इसे खत्म करना चाहिए। और जैसे कि 1971 की जो मुक्ति वाहिनी थी, उसकी सेना के जो मतलब बच्चे या बच्चों के जो बच्चे हैं, पोत्र, उनके लिए ये रिजर्वेशन है, और इसी के लिए ये अभी जो आप समाचार में सुन रहे हैं, तो उसी के बारे में ये चर्चा हम कर रहे थे। तो वीरेंद्र जी, आप यहाँ पे पधारे और इस टॉपिक पे विस्तार से जो जानकारी दी, खास करके जो बांग्लादेश कैसे बना उसकी जो जानकारी दी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आपको भी ये एपिसोड बिल्कुल पसंद आएगा, और न्यूज व्यूज एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए रियल वॉइस ऑफ इंडिया। नमस्कार।